नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा। आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील चल रही है, ठीक उस समय जो अमेरिका का सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आया है, वह दरअसल क्या बता रहा है, क्या तब्दीली हुई है, क्या अमेरिका का नजरिया बदला है दुनिया के बारे में, अपने बारे में, यूरोप और चीन के बारे में, क्या इनके अंतर संबंध हैं? क्योंकि जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक भारत अमेरिका व्यापार समझौते कब हस्ताक्षर होंगे, उसमें कौन कितना मैदान छोड़ेगा, इस पर तय नहीं है। हालांकि दोनों तरफ से फील गुड कराने की काफी कोशिश है। ट्रंप और मोदी की भी बातचीत हो चुकी है, बीच में बासमती का रोड़ा भी अटका हुआ है। इस पर बात करेंगे प्रबीर पुरकायस के साथ। प्रबीर, आपका स्वागत है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी तस्वीर भारत के लिए, भारत व्यापार समझौता जो अमेरिका के साथ होना है, लंबा एक प्रक्रिया हो गई है। अभी 11 तारीख को जो एक फाइनल राउंड जिसे बताया जा रहा है हुआ है। उनकी टीम भारत आई हुई थी, 2 दिन से वार्ता हुई। 11 दिसंबर को दोनों ने कहा कि हम ठीक ठाक जगह पहुंच गए हैं। हो क्या रहा है, और बासमती पर भी ट्रंप महोदय काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये ट्रंप सरकार के साथ कौन सा संबंध कैसे सुधरेगा बिगड़ेगा, ये बोलना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि लगता है कि एक व्यक्ति केंद्रिक राजनीति इस वक्त अमेरिका में जारी है। ट्रंप का जो विजन है, अगर कोई विजन है तो वह जो है वही ट्रंप की पॉलिसीज में दिखाई पड़ती है। अब उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स लगाया, और ये भी सही है कि चीन के साथ मुख्य संघर्ष होने के बावजूद हमारा टैक्स इस वक्त चीन से ज्यादा, जो टैरिफ है हमारा, टैरिफ हमारा ज्यादा 50% हम टैरिफ दे रहे हैं। तो यह देखते हुए साफ है कि यहाँ पर किसके हाथ में बागडोर है, ये डिपेंड करता कौन किस पर निर्भर है। अगर हम अमेरिका के मार्केट पर निर्भर हैं, ये तो वो हमारे एक्सपोर्ट पर निर्भर है, तो उस तरह से देखनी पड़ेगी किसकी कितनी ताकत ट्रेड डील में है। जी, एक समझ था कि ट्रेड बढ़ेगा, दोनों का फायदा होगा, पर ट्रंप इसको इस दृष्टि से पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हर ट्रेड डील में मेरा क्या मुनाफा होगा, आप कितना दोगे हमें, तो एक हिसाब से कितना आप हमें, टैरिफ की बात नहीं है, कितना आप हमें, दहेज भी नहीं कहूंगा, वो गलत शब्द हो जाता है, पर आप कितना तोहफा दोगे, हाँ, कितना बड़ा गिफ्ट दे दोगे, ये चीजें चल रही है। तो ये आ जाता है, जो बाद में हम चर्चा करेंगे और करते आए हैं, कि स्ट्रेटेजिक ताकत किसका दुनिया में कितना है, और वो एक पार्ट स्ट्रेटेजिक ताकत की ट्रेड और इकोनॉमिक ताकत, उत्पादन की ताकत, इस पर निर्भर करता है। जी। तो ये अब बासमती की बात आई, हम बेचते वो खरीदते हैं, उनके पास टेक्समती, जसमती कुछ ब्रांड्स उन्होंने अपना बासमती को काउंटर करने के लिए किया। और तीसरा बड़ा देश है शायद भारत, जो भेजता है टेक्स, जो बासमती खरीदता है। जी। तो ये जो इसका टेक्समती जसमती की जो कोशिश वगैरह किया, वो चला नहीं। हकीकत है कि अभी भी बासमती का मार्केट अमेरिका में बड़ा है, तो उसमें तारीफ अगर लगाएंगे तो लोग, किसान जो है पंजाब में खास तौर से बासमती पैदा करने वाले, वेस्टर्न यूपी में भी है, तो उनको लगता है कि उन पर जो है बोझ ज़्यादा आ जाएगा, बिक्री कम होगी। पर हकीकत ये भी है कि अभी जो टैरिफ की विश्लेषण जो आई है, उससे 80% से ज़्यादा टैरिफ का हिस्सा अमेरिकन कंज्यूमर, ये तो अमेरिकन कंपनियों ने बेयर किया, यानी उन्हीं पर बोझ पड़ा है सबसे ज्यादा, जो टैरिफ लगा है। ये जो समझते हैं कि ट्रंप जिस समझ के साथ ये कर रहा था कि हमें तोहफा के रूप में पैसा हमें मिलेगा, वो नहीं हुआ है। हाँ, उनका बजट बैलेंस हो गया, पर पैसा जो दिया अमेरिकन कंज्यूमर और अमेरिकन जो खरीदने वाले कंपनियां, उन्होंने दिया है। यह पहले भी इस बात पे चर्चा हुई है दुनिया में, हम भी चर्चा कर चुके हैं कि ट्रंप का समझ ट्रेड के बारे में जो है, अर्थनीति पे जो विशारद है, उनका ये समझ नहीं है। तो टैक्स
लगता है वो समझते कि टैक्स बैठा दिया किसी देश पे तो हमें तोहफा के रूप में हमें मिल जाएगा, बस टैरिफ हो जाएगा तो उनका टैरिफ डंडे से सब कुछ उनके पक्ष में हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि टैरिफ का जो लाभ होगा अमेरिका को मिलेगा जी, वो अमेरिकन सरकार को मिलेगा, पर किससे मिलेगा ये सवाल उस तरह से उन्होंने सोचा नहीं है। और साफ है कि वो मिल रहा है अमेरिकी कंज्यूमर्स और अमेरिकन कंपनी से, इसीलिए विरोध भी हुआ। और इसी बीच यह एक हमारे सामने आया है दस्तावेज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नवंबर 2025 में, तकरीबन 35 पन्नों का यह डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट से क्या शिफ्ट हुआ है? लोग बता रहे हैं कि ये क्लासिकल शिफ्ट है अमेरिका के पूरे नजरिए में। तो ऐसी बड़ी तब्दीली ट्रंप महोदय ने क्या की है अपनी रणनीति में? देखिए, ट्रंप का जो कहेंगे वर्ल्ड व्यू, दुनिया के बारे में जो चिंतन है, देश के बारे में, लोगों के बारे में, यूरोप के बारे में, ये सब इसमें उसका रिफ्लेक्शन है, उसका तस्वीर यहाँ पर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ट्रंप का नज़रिया जो है वो साफ उनके बातों से और इस डॉक्यूमेंट में नज़र आता है कि हम किससे कितना लेंगे, हम किससे कितना देंगे, और हमारी फोकस जो है अंदरूनी और दुनिया में क्या होना चाहिए। तो पहली बात अपने देश के बारे में समझ क्या है, साफ है, कह रहे कि अमेरिका फर्स्ट, जो उनका कहना है कि अमेरिका, और उसका अमेरिका का भी अर्थ ये है कि सफ़ेद अमेरिका। और जिस तरह से उन्होंने विशोद्गार किया है इमिग्रेंट्स के बारे में, साफ है कि रंग भेद उसमें पूरी तरह से दिखता है, नस्ली एटीट्यूड जो उनका है, नस्लवाद की एटीट्यूड पूरा दिखता है उसमें। तो ये जो तस्वीर है, और दूसरी चीज़ों में जो रिफ्लेक्ट करता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, तो यहाँ पर कोई दखलंदाजी ना करे, ये हमारा है। तो ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो बात होती है, ठीक है ना, तो ये आपका ये पार्ट आ गया। यहाँ पर हमने एक दूसरा नक्शा है ये कि इसको पैसिफिक को सेंटर करते हुए, नहीं तो हम नॉर्मली मैप बनाते हैं अटलांटिक को सेंटर करते। अटलांटिक से आप देख सकते हैं इस मैप में पैसिफिक काफी बड़ा है, तो ये पैसिफिक सेंटर्ड है। यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर एशिया है जी। और एशिया और अमेरिका एक्चुअली एक जगह, दो कॉन्टिनेंट जो है एक जगह मिलती है, यहाँ पे करीब करीब थोड़ा सा फासला है। तो ये तस्वीर ये भी दिखाता है कि एक तरफ यूरोप, अफ्रीका, एशिया सबसे बड़ा है इसमें, अफ्रीका उसके बाद, यूरोप बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इतना है जी। यूरोप अगर आप देखें जी तो बहुत छोटा है जी। तो ये जो तस्वीर है दुनिया के बारे में हम देखते नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे तरह से मानचित्र दिखाया जाता है, नक्शा ही दूसरा हो जाता है। यूरोप बड़ा करके दिखाते हैं, अमेरिका उसके बाद, तो यूरोप इतना बड़ा है नहीं, एशिया काफी बड़ा है, वो दिखता नहीं है, अफ्रीका बहुत बड़ा है जी। तो ये यहाँ पर भी है और उधर थोड़ा सा आता है। तो ये सब अगर देखें तो पैसिफिक ओशन से लगता है इनका निगाह हट चुका है। तो ये निगाह अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही मुख्य रूप से है। जो मॉनरो डॉक्ट्रिन, उस मॉनरो डॉक्ट्रिन में ही था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए ये हमारा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है इसमें इधर ध्यान नहीं है, ध्यान अटलांटिक की तरफ है। ये विड्रॉल दूसरे कॉन्टिनेंट से है और ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम इस जगह, यहाँ तो अटलांटिक इधर है, पैसिफिक इधर है, तो इस जगह पर ही हम कंट्रोल करें, हमारी कंट्रोल बरकरार रहेगा, मतलब ये हमारा है। पर इतना बड़ा दुनिया, पॉपुलेशन वहाँ इस जगह से काफ़ी ज़्यादा है, करीब 4 गुना होगा मेरे ख्याल से। तो वो जो है करीब करीब कह रहे हैं कि वहाँ पर हम फोकस नहीं करेंगे। तो ये अमेरिका फर्स्ट का कहना ये है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं कहा पैसिफिक में इन जगहों पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन के बारे में ख़ास तौर से बातचीत की है, जो आपने सर्कल किया है ऊपर में, और कहा है कि इनकी अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी पड़ेगी।
और अगर हम वहाँ कुछ देंगे तो हमें उसको पैसा देना मिलने पड़ेगा, चाहिए। आपको डॉलर्स तो में लीजिए वो आप। चीजें उसमें साफ है। और यूरोपियन यूनियन पर और एक आघात है और एक चोट है कि इनका समझ अपने बारे में गलत है। इमिग्रेशन बहुत करने दे रहे हैं, नस्लवाद नहीं लागू कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। मतलब वो भी वहां पे मेगा वाला जो दिमाग में है, वही चाहते हैं कि यूरोप में भी उसी तरह से चले। उनकी जो फॉलोअर्स है यूरोप में, जो नस्लवाद की बात लगातार करते रहते हैं, उनका बढ़ावा देना उनका, और हेक्सेथ भी जाके वही चीजें कहा था उनको, तो वो है। तो एक चीज तो है कि अमेरिका ऐसा नहीं यूरोपियन यूनियन से नजर हटा लिया है, पर कहा है यूरोपियन यूनियन की इन शक्तियों को आगे करना चाहिए जो कि उनके साथ उनकी दृष्टि मिलती है। अब ये बताइए कि चीन के बारे में क्या कहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप जब से आए, जनवरी 2025 में बैठे, उसके बाद उन्होंने चीन के ऊपर काफ़ी ट्रंप टैरिफ का डंडा चलाने की कोशिश की, फिर मुलायम हुए। ये स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट दरअसल चीन के बारे में क्या कहता है? देखिए, चीन के बारे में इस तस्वीर अगर आप देखें जी। तो यहाँ पर साउथ चाइना सी की जो बात है, इन जगहों की जो बात है जी, और इसके साथ साथ यहाँ पर इस इलाके की जो बात है, ये कोरिया है, जापान, ताइवान वगैरह है। तो अमेरिकी पहले जितने प्रेसिडेंट थे वो कह रहे थे ये हमारे कब्जे में समुंदर कम से कम होना चाहिए। इसको राइट टू नेविगेशन कहते थे, पर हकीकत है उनकी बेसिस है और भी चीज़ें हैं। तो कहते ये पार्ट हमारा कंट्रोल में होना चाहिए। और इसके साथ साउथ ईस्ट एशिया की भी बात चलती थी, इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ट्रेड होगा उसकी भी बात चलती थी। ये सब देखते हुए लग रहा था कि उनके एक मिलिट्री फोकस यहाँ है, और ताइवान को खास लेके, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बहस है कि ताइवान में, साउथ कोरिया में आज के तारीख पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर है, तो जापान में, तो इन जगहों पे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस अमेरिका को दिखता था। करीब करीब वहाँ से एक विथड्रॉल तो नहीं, पर इतना फोकस नहीं होगा, ये साफ दिख रहा है। मतलब चीन नंबर 1 दुश्मन है इस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, या उसमें कुछ तब्दीली है? नहीं, चीन को उस तरह से दुश्मन नहीं बताया है जैसे यूरोपियन यूनियन को नहीं बताया कि यही हमारा सिर्फ एलाई है दुनिया में। तो दोनों जगह पे थोड़ा सा फर्क आया है, नजरिया बदला है। और रूस के साथ भी नजरिया बदला है, वो तो साफ है, यूक्रेन लेके जो चल रहा है जी। तो ये अमेरिका फर्स्ट जो है, ऐसा नहीं है कि इन जगहों से पूरा विड्रॉ कर जाएगा। ये तो बोल देगा कि हम अपना चले, आप लोग जो करो करो, ऐसा नहीं है। पर यह भी है कि जिस तरह से आगे बढ़ के कह रहे थे हर जगह पे हम अपना प्रभुत्व रखेंगे, समुंदर के खास तौर से उसको कंट्रोल करेंगे, साउथ चाइना सी को कंट्रोल करेंगे, वो बातें यहाँ पर दोहराया नहीं किया। इसका मतलब नहीं है कि ये खत्म हो गया, पर लगता है कि फोकस कुछ हद तक शिफ्ट हुआ है। और ये जो दिखता है कि वेनेजुएला पे अभी हम पिछले बार चर्चा किए थे, वेनेजुएला पे अटैक जारी है, लेकिन एक टैंकर उन्होंने कब्जा कर लिया है बड़े पैमाने पे जिसमें तेल था। हाँ, अब उस कहा कि ये तेल हमारा हो गया, ठीक है ना। ये तो जिसको दादागिरी नहीं, ये तो डायरेक्टली पायरेसी कहेंगे, तो गुंडागर्दी कहिए, तो ये है। तो वहां पर तो उनका दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, पर लगता है यूरोप कहा कि आपको करना पड़ेगा, मदद करेंगे। यहाँ पर जो बात है, कहा कि हम रहेंगे, बहुत अहमियत है हमारे लिए, पर आगे बढ़ के जो पहले बात थी तो वो इस डॉक्यूमेंट पे दिखता नहीं है। तो लगता है एक शिफ्ट है। प्रैक्टिकल पॉलिसीज पे कितना शिफ्ट होगा अलग बात है, पर और एक बात इसमें साफ है कि पैसा कौन देगा, हम कुछ करेंगे, इसका पैसा कौन देगा? जापान देगा, साउथ कोरिया देगा, ताइवान देगा, दूसरे मुल्क देंगे, ये बात भी है। यूरोप में हम कुछ करेंगे तो सीधे हाँ, लगातार बोलते ही जा रहे हैं कि भाई हम हथियार दे देंगे तुम्हें यूक्रेन के लिए। और शायद यही वजह है कि यह तस्वीर भी हमारे सामने आई है, जहां जेलेंस्की ये अनाउंस करते हैं कि 30 से अधिक देशों के साथ उन्होंने वार्ता की, और ट्रंप ने कहा कि भाई तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो मैं धमकी दे दी उन्होंने कि मैं पीस टॉक में शामिल नहीं होऊंगा। देखिए, अभी तस्वीर साफ नहीं है। जेलेंस्की पर अमेरिका का दबाव है कि समझौता करो, जंग बंद करो,
क्योंकि रूस से जो लंबा समय से चल रहा है जी। जो क्योंकि सही बात तो है कि यूक्रेन का इकोनॉमी खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बाहर के पैसे पे वो चल रहा है इस वक्त, और पूरा आर्म्स जो आ रहा है अमेरिका और कुछ हद तक यूरोप से आ रहा है, पर अमेरिका के आर्म्स यूरोप के थ्रू आता है जी। तो दो चीज़ इसमें है कि जंग अगर चलेगा तो पैसा कौन देगा, आर्म्स कौन देगा। अमेरिका कह रहा है कि हम आर्म्स देंगे पर पैसा यूरोप को देना पड़ेगा। तो ये तो पहली बात आ गई। यूरोप रियाम करेगी, वही सही है, करेगी, कह रहे 5% हम जो है डिफेंस में लगाएंगे, पर पैसा कहाँ से आएगा। यूरोपियन यूनियन का कोशिश है कि रूस का जो 140 बिलियन डॉलर अभी भी उनके बैंक में पड़ा हुआ है, बेल्जियम के बैंक में है, उसको इस्तेमाल करे इसके लिए। वो बेल्जियम तैयार नहीं है अभी तक उसे देने के लिए क्योंकि कह रहा है कि अगर इसका हमारे ऊपर आएगा बाद में तो उसका भरपाई कौन करेगा, तो सिर्फ बेल्जियम करेगा, और दूसरे मुल्क इसका हिस्सेदार होने के लिए राजी नहीं है। तो ये क्या कहेंगे, यहाँ फांस अटकी हुई है। बंदूक नहीं, बंदूक जो है बेल्जियम के कंधे में रखने चलाने चाहते हैं। तो ये पीस टॉक अभी भी लटका हुआ है, और पीस टॉक अब ज़ेलेंस्की को, जब यूरोपियन यूनियन से इस तरह के बातें आ रही है तो ज़ेलेंस्की भी कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे अपना ज़मीन, और अपना ज़मीन मतलब जो रूस अभी कब्जा कर चुका है, और डोनबास इलाका जो है वो रूसी स्पीकिंग है, अपने आप को रूसी आइडेंटिफाई करते हैं, और इतिहास पे हम नहीं जा रहे हैं आज तारीख पे। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल नेटो का भी है, क्योंकि सारा जो संघर्ष है वो नेटो के एक्सपेंशन को लेकर हुआ। अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि किस तरह से यूक्रेन नेटो के हिस्सा हो जाए, और उस बहाने रूस पर हिसाब किताब वो लोग निपटाएं अपना। मॉस्को मेरे ख्याल से बहुत दूर नहीं है यूक्रेन से, इसीलिए अगर यहाँ पर उनकी बेसेस होंगे तो मार करना, हथियार, आपका रॉकेट्स, मिसाइल्स दागना आसान हो जाएगा। और इसीलिए रूस ने कहा है कि बस इतना आगे, अब अगर नेटो यहाँ आएगा तो हम मानेंगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब देखेंगे जो आपकी लाइट ग्रीन में जो है नेटो का एक्सपेंशन है, कब से कब तक हुआ है वो इस मानचित्र में है। ओरिजिनल नेटो जो गाढ़ा ग्रीन है वही ओरिजिनल नेटो था। तो रूस का इतना पास आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। अब कह रहे बस ये जंग का सोर्स जो असली कहानी जंग के पीछे यही है। बेलारूस, रूस के साथ संबंध है उसका, तो बेलारूस इस पे शामिल नहीं है। यूक्रेन को शामिल करना चाहते थे, और मैंने कहा स्ट्रेटेजिकली उसमें मतलब है कि 5-7 मिनट में आप मिसाइल दाग सकते हो मॉस्को पे जी। तो ये बातें जो है इसके पीछे, हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। सवाल है कि ये जंग इस वक्त रूस ने दिखा दिया है कि उसकी ताकत है, जंग को चला सकते हैं। यूक्रेन को अगर चलाना है, हथियार कौन देगा, पैसा कौन देगा, तो अमेरिका हथियार देगा, पैसा कौन देगा, और ये सवाल यूरोपियन यूनियन के सामने है। तो ज़ेलेंस्की दोनों तरफ इस वक्त है कि अमेरिका की बात सुनना चाहता है, यूरोपियन यूनियन की बात सुनना चाहता है। यूरोपियन यूनियन जंग के पक्ष में है। यूक्रेन का और भी लोग मरे, जो भी हो, इससे वो रशिया को कमजोर करेंगे, और उनका ख्वाहिश यही है कि रशिया एक वक्त पे रशिया को भी तोड़ देंगे, जैसे सोवियत यूनियन टूटा था उस तरह रशिया भी टूट जाएगा। तो ये आस से बैठे हुए हैं, ये तो पुतिन के खिलाफ कू हो जाएगा। पर सवाल है कि जंग चलाने का ना तो पैसा ना तो लोक बल यूरोपियन यूनियन के पास इस वक्त है। तो ये सवाल खड़ा हुआ है, और इसीलिए ट्रंप साहब की ज़रूरत है कि आर्म्स वही देंगे, मिसाइल्स वही देंगे, और पैसा भी वही देंगे जी। तो ये यहाँ पर अटका हुआ है जंग की बातें। तो यूरोपियन यूनियन चाहता है जंग चले, ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर है। तो ज़ेलेंस्की कभी इधर कभी उधर कहता है, और अब देखे ही है कि ट्रंप के साथ झगड़ा भी हुआ, ट्रंप ने गाली दिया पब्लिकली। तो वो सब देखते हुए जंग में सचमुच क्या होगा, कि एग्रीमेंट होगा नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि सामयिक रूप पे
एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन चाहता नहीं, पर जंग कंटिन्यू करने के लिए पैसा भी नहीं खर्च करेगा। वो खर्चा करेंगे तो बेल्जियम में जो पैसा रूस की इस वक्त सैंक्शंस के अंदर है, बैंक में पड़ा हुआ है, उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहा है, पर असल जो है उसको भी इस्तेमाल करना चाहता है। अभी तक बेल्जियम ने कहा सिर्फ हमारे रिस्क में आप नहीं कर सकते, आप अगर करोगे तो आप भी रिस्क में हिस्सेदारी करो। तो वो यूरोपियन यूनियन राजी नहीं है। ये बहस दोनों के अंदर चल रहा है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ना तो इंटरेस्ट ही यूज कर सकते, भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर नहीं अगर असल को यूज कर लिया तो वो और भी बड़ा सवाल बन जाएगा। और इसीलिए बेल्जियम की बैंक्स की क्या कहेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय जो एक क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा, बेल्जियम का ये चिंता जी। तो चलिए देखते हैं कि अभी स्ट्रैटेजिक पेपर जो उन्होंने किया है, डॉक्यूमेंट किया है, उसमें तब्दीली हुई है, भारत भी देख रहा है, तो कई चीजें विश्व कूटनीति में बड़ी तेजी से बदलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। टैरिफ का डंडा भी है, वार्ता भी है, जेलेंस्की से भी वार्ता है और नाराजगी भी है, यानी जिसे आप कहते हैं इक्विलिब्रियम, वो बड़ी तेजी से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर।